नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक कदम और आगे। एक बहुत ही पौराणिक कथा, इसका शीर्षक है भारतवर्ष। 9 द्वीपों में भारत के साथ वर्ष जुड़ने का स्पष्ट कारण कहीं नहीं मिलता, किंतु जिस धातु से वर्ष बना अर्थात वृष्टि है, भारत संसार का एकमात्र प्रमुख क्षेत्र है जहां विशाल उपजाऊ भूखंड पर वृष्टि का नियमित वार्षिक चक्र चलता है, जिसे अरबी मौसम से विकृत करके यूरोपियों ने मानसून कहा। यूरोपियनों ने मानसून का नाम दिया। वृष्टि का नियमित वार्षिक चक्र संसार के कुछ अन्य भागों में भी पाया गया है। मानसून की हवाएं पूर्वी अफ्रीका के मेरू पर्वत से आरंभ होती हैं और भारत के अलावा चीन सहित संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में वर्षा लाती हैं। जहां विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या रही है, किंतु इस क्षेत्र में भी मानसून की सर्वाधिक नियमित और प्रबल प्रभाव के केवल भारत में ही है, जिस कारण दास्ता के काल को छोड़कर भारत की जनसंख्या चीन से 2 गुनी अधिक रही। अतः भारत के साथ वर्ष जुड़ना स्वाभाविक ही है। प्रजा का भरण करने का जो सामर्थ्य भारत में है, वह किसी अन्य देश में नहीं है। प्रजा का भरण करने का जो सामर्थ्य भारत में है, वह किसी अन्य देश में नहीं, और इसी सामर्थ्य का भौतिक आधार है हर वर्ष की नियमित वर्षा। और इसी सामर्थ्य का भौतिक आधार है हर वर्ष की नियमित वर्षा। भारत की वर्षा जादुई है। भारत की वर्षा जादुई है, कभी भी घटकर 50% या 60% पर नहीं आती और कभी भी बढ़कर 150% पर नहीं जाती। संसार के अन्य क्षेत्रों में कभी अत्यधिक तो कभी शून्य वृष्टि भी संभव है। वृष्टि घटकर लगभग 70% से 80% पर आ जाए तो भयंकर अनावृष्टि कहलाती है। अपने जीवन में जैसा काल कभी ना देखा हो, उसे अकाल कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जमाखोरी द्वारा नकली अकाल लाती थी, किंतु अब भारत पुनः भारतवर्ष बनने की राह पर है। ईस्ट इंडिया कंपनी जमाखोरी द्वारा नकली अकाल की स्थिति उत्पन्न करती थी, किंतु अब भारत पुनः भारतवर्ष बनने की राह पर है। समय आ रहा है जब संविधान में संशोधन के द्वारा राष्ट्र का नाम इंडिया या भारत के बदले भारतवर्ष या भारत किया जाएगा। आर्यावर्त मनु स्मृति में आर्यावर्त हिमालय और विंध्य के मध्य दोनों समुद्रों तक विस्तृत भूभाग को कहा गया है। मनु स्मृति किसी एक काल में रचित ग्रंथ नहीं है, क्योंकि मनु अनेक हुए। कलयुग में भी मनु स्मृति में अनेक प्रक्षिप्त श्लोक जोड़े गए, जैसे कि मांस भक्षण के पक्ष में, जबकि मनु स्मृति में ही कहा गया कि मांस भक्षी से वार्तालाप भी वर्जित है। आर्यावर्त की यह सीमित परिभाषा अमरकोश और अन्य परवर्ती ग्रंथों में भी है। वेदों में आर्य शब्द का बारंबार उल्लेख है, किंतु आर्यावर्त शब्द किसी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता। परंतु ईरानी भी आर्यों के भूभाग वाले अर्थ का ही द्योतक था, और आयरलैंड भी, जो अब आयरलैंड कहलाता है, फ्रांस से जर्मन इंग्लिश क्षेत्रों में भी आर्य से संबंधित अनेक शब्द हैं, जैसे कि एरिया। एरिया शब्द ही आर्य से बना, जिसका अर्थ है क्षेत्र। अतः आर्यों के क्षेत्र की अवधारणा केवल
विंध्य से हिमालय तक ही प्रचलित नहीं थी। सतयुग से कलयुग की ओर काल चक्र के गमन के साथ सतयुग से कलयुग की ओर काल चक्र के गमन के साथ आर्य संस्कृति का क्षेत्र संकुचित होता गया और कलयुग में हिमालय और विंध्य के मध्य वाले क्षेत्र में सीमित हो गया। विंध्य से दक्षिण भी आर्य संस्कृति का प्रभाव था, किंतु अनार्यों का प्रभाव किसी समय प्रबल था। पूरे संसार में दो तरह के लोग और आज भी हैं। पूरे संसार में दो तरह के लोग थे और आज भी हैं, आर्य और अनार्य। वैदिक धर्म के संस्कारों से युक्त लोग वैदिक धर्म के संस्कारों से युक्त लोग आर्य कहलाते थे। वेद विरोधी अनार्य भी मधु कैटव के काल से ही थे, किंतु अनार्यों का कोई स्थिर भूखंड कभी नहीं रहा। उनका समय समय पर मूलोच्छेद होता रहा, कभी आर्यों द्वारा तो कभी अवतारों के द्वारा। कलयुग के वर्तमान कालखंड में हिमालय और विंध्य के मध्य में भी आर्य धर्म का पतन हो रहा है, परंतु संपूर्ण भारतवर्ष में वैदिक संस्कृति किसी न किसी रूप में बची हुई है। विंध्य से उत्तर को विंध्य से दक्षिण वाले क्षेत्र की तुलना में श्रेष्ठ आर्य संस्कारों वाला क्षेत्र कहना सरासर गलत है। उत्तर भारत में दैनिक अग्निहोत्र का प्रचलन दक्षिण की तुलना में अत्यल्प है। अतः सतयुग में संपूर्ण वसुधा ही कुटुंब थी और वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण भारत ही आर्यों का देश है, किंतु आर्यावर्त शब्द का केवल उत्तरी भारत में ही प्रचलन है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।